नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है या जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि लोकतंत्र में आम आदमी के पास एक सबसे बड़ा अधिकार है। वो अधिकार है वोट देने का अधिकार, और इसी अधिकार का प्रयोग करके जो आम आदमी है वो अपने लिए सरकार चुनता है और सरकार से ये अपेक्षा करता है कि उसके सर्वांगीण विकास में उसको सहायता मिले। लेकिन इस अधिकार के अलावा भी संविधान ने आम आदमी को बहुत से अधिकार दिए हैं जिनके बारे में जागरूक होना आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के मेंबर और सीनियर लॉयर चंद्रशेखर तिवारी जी, जिनसे आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सवाल मैं यहीं से पूछूंगा कि इस दौरे में जो आम आदमी है उसके अधिकारों की रक्षा कानून के तहत कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई पीड़ित है और वो पुलिस स्टेशन में जाता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो इस स्थिति में उसको किसकी सहायता लेनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कानून का एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है जी, और बहुत कंसिस्टिंग कानून है जी। अगर किसी प्रकार किसी व्यक्ति की कोई एफआईआर दर्ज अगर पुलिस नहीं करती है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। वो संवैधानिक अधिकार हमारे संविधान में भी है और हमारी सीआरपीसी में भी प्रोविजन है। सीआरपीसी के तहत अगर किसी पीड़ित व्यक्ति की कोई अगर एफआईआर कोई पुलिस या नहीं दर्ज करती है तो उसको हमारे सीआरपीसी में 156(3) सीआरपीसी में उसको प्रोविजन दिया गया है कि वो अपनी सारी कंप्लेन को लेकर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और अपनी जो पीड़ा है या अपने जो उसके खिलाफ हुए उस पीड़न को है वो मजिस्ट्रेट के सामने कोडिंग के रूप में किसी कानून के तहत या स्वयं भी रख सकता है, किसी अधिवक्ता के माध्यम से भी रख सकता है और मजिस्ट्रेट उसमें संज्ञान लेते हुए अगर उसकी पीड़ा को या उसकी कंप्लेन को या उसके परिवार को किसी तरीके से सही मानती है तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है और 156(3) के तहत यह अधिकार है कि उसकी एफआईआर दर्ज करने के डायरेक्ट अधिकार दे सकती है और पुलिस को उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के भी अधिकार आदेश दे सकते। सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये जो ज़्यादातर मामले हैं वो एक गरीब तबके के साथ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो क्या संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत उस गरीब आदमी को सरकारी वकील भी अवेलेबल हो सकता है? देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ संविधानिक और सीआरपीसी में दोनों में प्रोविजन है कि एमिकस क्यूरी के नाम पे एक अधिवक्ता अवेलेबल कराया जाता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हमारे पूरे देश में एक विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया हुआ है। विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया है और विधिक सेवा प्राधिकरण जो अपने आप में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करते हैं और इनके जो नुमाइंदे होते हैं, इनके जो अधिकारी होते हैं वो जज ही होते हैं। उनके माध्यम से भी गरीब आदमी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से या अन्य माध्यम है, अन्य अथॉरिटियां हैं, उसके माध्यम से अपने अधिकारों का संरक्षण कराने के लिए, देखिए चाहे वो संरक्षण सीआरपीसी में हो, चाहे वो संरक्षण आईपीसी में हो, चाहे वो कानूनी संरक्षण संवैधानिक रूप में हो। आर्टिकल 32 हमारे यहाँ प्रोविजन है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है संविधान के रूप में। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 226 आर्टिकल है जिसमें हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं अपनी पीड़ा को लेकर। हैबिस कॉर्पस के रूप में से कई प्रकार की रिटेल डायरेक्टिव उसमें मैंडेमस जारी करा सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे संवैधानिक उपचार हैं जो हमारे यहाँ संविधान में दिए गए हैं और आईपीसी के तहत भी दिए गए हैं और सरकार के माध्यम से भी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दिए गए। सरकारी वकील भी अपॉइंट किया जाता है और उनको दिलाया जाता है एमिकस क्यूरी के रूप में। उनको सरकारी अपील, सरकारी जो है अधिवक्ता उनको न्यायालय के माध्यम से मिलता है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि हम आजकल देखते हैं टीवी के माध्यम से भी हमको देखने को मिलता है या न्यूज़पेपर में हमको पढ़ने को मिलता है, एक आदमी के ऊपर जो एक पर्सनालिटी है, रेपुटेड पर्सनालिटी है, उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या मानहानि का दावा वो व्यक्ति कर सकता है उस आदमी के खिलाफ जिसने उस पर आरोप लगाया है? देखिए, हमारे पास सारे संवैधानिक अधिकार हैं। हमारा संविधान सबको प्रोटेक्शन अलाउ करता है। हमारे संविधान के अंदर सबको संरक्षण प्राप्त है।
जी। चाहे वो अभियुक्त व्यक्ति हो, जी। चाहे एक निर्दोष व्यक्ति हो, जी। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसा आरोप लगाया जाता है जी। तो उस आरोप का परिप्रेक्ष्य करने के लिए न्यायालय उपस्थित है। जी। अगर न्यायालय को लगता है कि इस आदमी के ऊपर, अगर किसी आदमी के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, जी। या किसी सेवक ने या पब्लिक सर्वेंट ने या किसी जज ने या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को विशेष रूप से इम्प्लीकेट करते हुए कोई झूठे आरोपों में फंसाया है, तो उसको संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है और कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। सर प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, हाँ, जैसे एक आप बहुत से लोगों को अभी भी कानून के प्रति वो इतने जागरूक नहीं है, होता है, तो ऐसे में उसके पास सबसे इजी प्रोसेस क्या है कि वो अगर उसके ऊपर किसी ने आरोप लगाया है तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? देखिए, इसके लिए सबसे पहले स्थिति क्या है कि उस व्यक्ति को ये पता है कि मेरे ऊपर कानूनी एक झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन उन झूठे आरोपों का जो प्रत्यापेक्ष है वो केवल न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है। उसे न्यायालय जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप लगाते हुए न्यायालय में कोई ना कोई रिपोर्ट गई होगी। जी जी। और अगर पुलिस अथॉरिटी के द्वारा या पुलिस के द्वारा कोई आरोप लगाए गए हैं तो पुलिस के द्वारा झूठे आरोप लगाने के लिए पुलिस प्राधिकरण बनाए गए हैं। पुलिस प्राधिकरण बनाए गए हैं, सरकार द्वारा पुलिस प्राधिकरणों की जो है संरचना की गई है। और पुलिस प्राधिकरण क्या है, उसमें जो झूठे आरोप लगाए किसी व्यक्ति के ऊपर है, तो उस अधिकारी ने, जिस अधिकारी ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के उसको इम्प्लीकेट किया है, उस अधिकारी को दंडित करवाने का भी कार्य करती है। इसके अलावा न्यायालय के माध्यम से भी हमारे यहाँ कि अगर न्यायालय में अगर लगता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, तो न्यायालय भी उसमें संज्ञान ले सकता है। और न्यायालय के माध्यम से उसमें पुलिस के द्वारा ही, अगर पुलिस को भी लगता है कि किसी व्यक्ति द्वारा झूठी कंप्लेंट दी गई है, तो 182 के तहत, इसमें 6 महीने तक की सजा है और 1000 रुपए का जुर्माना है, तो 182 के तहत भी कार्यवाही करने के लिए उसको न्यायालय को अग्रेसित कर सकती है। और न्यायालय उसमें संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने झूठी एफआईआर कराई है या झूठे तथ्य पेश करते हुए किसी व्यक्ति को फंसाया है, तो उसमें जो है उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई कर सकती है, हो सकती है। इसके अलावा एक दूसरा पहलू है कि अगर कोई अधिकारी अपने पदीय कर्तव्य से बियॉन्ड जाके कोई कार्य करता है, इलीगल तरीके से कोई कार्य करता है, या कोई आईओ कोई कार्य करता है, पुलिस अधिकारी कोई गलत कार्य करता है, या कोई जज या कोई पब्लिक सर्वेंट किसी आदमी को झूठा फंसाने की कोशिश करता है, तो हमारे यहाँ सीआरपीसी में 197 सेक्शन है, 91 सेक्शन 197 के तहत भी उसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी पावर्स उस न्यायालय को है, और वो कोर्ट के लिए अपने माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उसमें कार्रवाई कराने के जा सकता है। दूसरा इसका परिप्रेक्ष्य क्या है कि अगर किसी माध्यम से अगर किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, तो उसमें एक जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया है धारा 357A में। धारा 357, देखिए एक पुराना मामला मैं बताता हूँ कि एक इसरो वैज्ञानिक थे नामबियार, मिस्टर नामबियार, उसमें भी जब न्यायालय ने माना कि कई सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनको झूठा फंसाया गया था, तो उसमें 50 लाख रुपए का कंपनसेशन उस साइंटिस्ट को दिलाया गया था, भरने को कहा गया था, दिया गया था। 50 लाख रुपए का झूठा कंपनसेशन के रूप में उनको दिया गया था। तो इसी प्रकार वही कंपनसेशन के रूप में धारा 357 सीआरपीसी प्रोविजन करती है कि अगर किसी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को झूठा फंसाया जाता है, तो उसको जो है कंपनसेट किया जाएगा उस अथॉरिटी के थ्रू, और उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसी को हट जाना भी, इसी को हट जाना। जी। सर एक सवाल और आज के दौरे से मैं देखना भी चाहूँगा, आपसे ये बताना भी चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या सोशल मीडिया के लिए कोई ऐसी धारा बनी है जिसके तहत आरोपी को या आरोपी के खिलाफ केस कर सकते हैं? क्योंकि आज के दौरे में सोशल मीडिया ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी के खिलाफ भी लिख सकता है, लेकिन अभी भी आम आदमी के जो दिमाग में है वो ये बात है कि सोशल मीडिया के लिए कोई कानून नहीं बना है। मैं चाहता हूँ आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आम आदमी को ये बताएं कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई गलत चीज़ लिखते हैं, कोई गलत टिप्पणी करते हैं, तो उसके लिए भी कानून बना है। देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया को साइबर एक्ट में कवर किया गया है। तो उसको साइबर एक्ट में कवर करते हुए आईपीसी के सेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो सोशल मीडिया में अगर कोई आपत्तिजनक शब्द आते हैं या आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं या कोई ऐसी अश्लील या किसी उत्तेजन वाले मामले का या देश हित के विरुद्ध किया कार्य किया जाता है, तो उसके लिए साइबर थाने भी बनाए गए हैं। तो एक आम आदमी साइबर थानों के माध्यम से, साइबर पुलिस के माध्यम से, साइबर एक्ट में पुलिस के पास जा सकता है
और आईटी एक्ट का जो साइबर लॉ है उसमें सेक्शन 67, 68 और आईपीसी की धारा जुड़ते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और कड़ा कानून है इसमें, अलग अलग शब्दों में अगर कोई चीटिंग करता है साइबर लॉ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई चीटिंग करता है तो 420 का धारा भी उसके साथ जुड़ जाएगी। और अगर कोई आपत्तिजनक शब्द यूज करता है या देशद्रोह वाले आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है तो सेडिशन के मामले में भी उसके ऊपर आईटी एक्ट भी लगेगा और आईपीसी की धारा लगते हुए भी कड़ा कानून उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा और उसके खिलाफ चार्जशीट आ सकती है। सर अब एक सवाल, चूंकि आपको इस प्रोफेशन में काफ़ी लंबा एक अरसा बीत चुका है, आप इस प्रोफेशन में हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नई युवा पीढ़ी आजकल आना चाहती है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे और कुछ खूबियाँ और कुछ जिसे हम कह सकते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स इस प्रोफेशन में आने वाले बच्चों को, उनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, ये वकालत का पेशा एक अपने आप में बहुत ही सुंदर पेशा है जी। इसको एक सुपर प्रोफेशन भी माना गया है, इसे नोबल प्रोफेशन भी माना गया है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं या और देशों की बात करते हैं कि ऊपर अमेरिका, इंग्लैंड आदि कई देश ऐसे हैं जहां पर एडवोकेसी को सबसे फर्स्ट नंबर का दायरा दिया गया है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो कानून है वो बहुत से कानून है जिसमें एक नया अधिवक्ता या कोई भी स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी प्रोफेशन में आना चाहता है तो ये एक सुनहरा क्षेत्र है। एक सुनहरे क्षेत्र में आपने कई सेवाएं दे सकता है, कई लॉ हैं जिसमें एक्सपर्टीज कर सकता है, कई ऐसे कानून हैं जिसमें अपने आप को निखार सकता है और अपना व्यवसाय बना सकता है और रोजी रोटी का जरिया भी बना सकता है। और ये अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोफेशन है, इसमें खुल के बात कर सकता है, देश हित की बात कर सकता है, देश के समाज की बात कर सकता है, गरीब व्यक्ति की बात कर सकता है, अमीर व्यक्ति का पक्ष रख सकता है, किसी का विरोध कर सकता है और किसी का पक्ष कर सकता है और गरीब की आवाज बन सकता है, और गरीब की आवाज बन सकता है और कानून की आवाज बनते हुए देश की आवाज बन सकता है, कानून को एक संगठित कर सकता है। ये अधिवक्ता का काम है और ये प्रोफेशन अपने आप में नोबल प्रोफेशन है। लेकिन जहाँ डिमेरिट्स वाली बात करूंगा कि उसमें ये कहना है मेरा कि जो भी अधिवक्ता, जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इस प्रोफेशन में आना चाहता है उसको थोड़ा सा संयम रखते हुए, कानून की बारीकियों को सीखते हुए अपने आप को निखारना चाहिए। जल्दीबाजी में कानून नहीं सीखा जाता है और जल्दीबाजी में कोई भी कानून डिलीवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानून के बारे में कहते हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। तो यही प्रक्रिया अपनाते हुए उसको संयम रखना चाहिए। इस प्रोफेशन में आपको आने के बाद ठहराव रखना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, किताबों में उलझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाए हुए कानून है उनका अध्ययन करना चाहिए। उन अध्ययन को करते हुए उसको आगे रखना चाहिए और अपने को निखार के कुशल अधिवक्ता के रूप में स्थापित करना चाहिए, जिससे देश सेवा हो सके, गरीब की सेवा। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूंकि जो कानून व्यवस्था है या जो न्यायपालिका है, अब कुछ केस ऐसे हैं जो सालों साल लंबे खिंच गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आनी चाहिए ताकि आम आदमी का विश्वास उसमें बना रहे? क्योंकि आम आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर कोई केस चल रहा है तो हाँ 10 साल तो इसे लगेंगे ही, या हमने कई केस देखे जैसे राम मंदिर निर्माण का केस ले लें या निर्भया का केस ले लें, या उससे पहले जो दंगे हुए थे 1984 के दंगे, तो बड़े लंबे ये केस खींच चुके हैं। तो ये मैं आपसे पर्सनली सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, इसमें तेजी आनी चाहिए या तेजी है लेकिन केस इतने ज़्यादा हैं कि टाइम लग जाता है? देखिए, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में न्याय के ऊपर बहुत विश्वास है जी। हर आदमी अपने को न्याय से अपने को सुरक्षित करना चाहता है। जहाँ तक इसमें बात है कि हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत है, उसके लिए संगठित क्षेत्र हमारे यहाँ कम है। न्यायिक व्यवस्था में तेजी तो है लेकिन उसका जो चलन है उसको करने में हमें समय लग जाता है। हमारे यहाँ सबसे पहले न्याय को देने के लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते करते समय लग जाता है। उस समय को लगने में, क्योंकि कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, न्याय का एक सिद्धांत है कि 100 बेगुनाह छूट जाए लेकिन एक मुलजिम को उसको सजा होनी चाहिए। ठीक है, सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बेकसूर भी नहीं फंसना चाहिए। 100 मुलजिम छूट जाए लेकिन एक बेकसूर नहीं फंसना चाहिए। तो इस व्यवस्था पे हम काम करते हैं, न्यायिक व्यवस्था हमारी इस पे काम करती है, हिंदुस्तान का न्याय कानून इस पे काम करता है।
जहाँ तक पेंडेंसी वाली बात है कि हर आदमी का विश्वास एक न्यायिक व्यवस्था पर है और न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास होने के कारण ये जो पेंडेंसी बढ़ रही है, इसके लिए सरकार को भी कुछ मौके देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कुछ आगे अग्रिम जो है व्यवस्था बनानी चाहिए, जजों की नियुक्तियां होनी चाहिए और ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर न्यायालय खुलने चाहिए, ग्राम न्यायालय खुलने चाहिए जिनकी व्यवस्था की गई है और जो विधिक प्राधिकरण के माध्यम से है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो विधिक प्राधिकरण के माध्यम से लोक अदालतों का संगठन किया है, लोक अदालत का संरचनात्मक एक ढांचा बनाया है, वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि उसके माध्यम से ये जो छोटे छोटे केसेज है इनका निपटारा किया जा सकता है। और जहां तक हम एक सेक्शन है 265B, ये प्ली बार्गेनिंग वाली बात है, जहाँ छोटे छोटे माइनॉरिटी व्यावसायिक मामले हैं या छोटे हैं, उसमें प्ली बार्गेनिंग करके एक सेटलमेंट करने का जो एक तरीका है उसको अपनाया जाना चाहिए और सुलह समझौते के आधार पर मामले को जल्दी से जल्दी निपटा के लोक अदालतों के माध्यम से छोटे छोटे मामले को निपटा के उसको निपटाना चाहिए, जिससे पेंडेंसी भी खत्म होगी और कानून के ऊपर और विश्वास हमारे देश के नागरिकों का बढ़ेगा, हर व्यक्ति का कानून के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत सी चीज़ें आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे चंद्रशेखर तिवारी जी, जिन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई आम आदमी के हित के लिए, आम आदमी कैसे जो न्याय प्रक्रिया है, आम आदमी को किस रास्ते में चल के न्याय मिल सकता है और उसकी बात सुनने के लिए उन्होंने बताया कि न्यायालय है। और भी बहुत सी चीज़ें हमने सीखी चंद्रशेखर तिवारी जी से। अगली बार मैं फिर हाजिर रहूँगा एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए युवा संवाद देवेंद्र प्रसाद के साथ। नमस्कार।